गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर 4 लेक्चर्स ले चुके हैं। अगर आपने वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन 4 लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 समझ आएगा। चलो जी, तो देखो, अब जो हमारे कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर चुके हो या फिर आप हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हो, तो हर किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होता है, हम ये पढ़ाई तो कर रहे हैं पर ये फ़ायदा कहाँ पे देगी हमें। देखो, तो मैं आपको सीधा सा यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर चुके हो या आप अभी हमारी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, तो इनसे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जितनी भी आपके पास अभी स्टेट लेवल पे पोस्ट निकली हुई हैं, फॉर एग्जांपल टेट, उसके बाद आपके पास टीजीटी कमीशंस, उसके बाद आपके पास एचपी पुलिस, उसके बाद जो आपके पास एक एचपी क्लर्क की बात करी जाती है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी क्लरिकल की पोस्ट निकली थी। इन सारे एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्ट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध हो गए। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपके पास टीजीटी कमीशंस है और टेट की बात करूँ तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ से आपके पास वो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं कि मेरा एग्ज़ाम परसों आने वाला है या नेक्स्ट मंथ आने वाला है तो मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी से ख़त्म करवाया जाए यहाँ से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम यहाँ से करवा देंगे आपका सिलेबस ख़त्म जल्दी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर किसी चीज़ को एक टाइम लगता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप पेशेंस रखिए। अगर मान लो इस बार आपका टेट क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ आपको समझा सकता हूँ कि आपका टेट नेक्स्ट टाइम पक्का निकलेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप एक बार हमारा जो टेट का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है आप उसको देख सकते हो। 2 सेशन हम यहाँ से भेज चुके हैं, उनमें जो हमारा टेट का रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। तो ज़्यादा अब इस चीज़ के ऊपर नहीं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप 9459802085 पे कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा टॉपिक ही आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडियन पॉलिटी या राज व्यवस्था, और जिसकी क्लास नंबर कौन सी है, ये 5th। अभी हमने 4 लेक्चर्स पढ़े, एक बार रिकॉल करो सारी चीज़ों को। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर हमारे पास इंट्रोडक्टिव पार्ट था, उसमें देखा राजनीति है क्या है, ये राज व्यवस्था कैसी है, क्या मतलब है इसका। और राज व्यवस्था से हमने समझा कि भैया हमारी जो राज व्यवस्था है, हमारे देश की जो राज व्यवस्था है वो हमारे संविधान में है, भारतीय संविधान में है। देखी थी सारी चीज़ें ना। हाँ, उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर पकड़ा। सेकंड लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात करी। उसका इतिहास हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, वो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशंस था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे थे। क्योंकि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स बन के आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, वो किसके द्वारा बना के भेजे जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ से हमें समझ आया कि नहीं, अगर एक प्रॉपर वे में शासन करना होगा तो हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही प्रीडिफाइंड रहें। ये सारी चीज़ें सबने पढ़ी। तो उसके बाद हमारा जो कल का लेक्चर था, कल का लेक्चर अगर मैं उसका कंक्लूजन निकालूं तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भारतीय संविधान है ना, उसका जो एक स्टार्टिंग का समय था ना, वो कैसे देखने को मिला था। हमने क्या देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बीच में इन्वॉल्व करा। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण सबने देखा, जर्मनी का आक्रमण करना था पोलैंड पे। वहाँ पे अलाइस और एक्सिस 2 गुट बन चुके थे। उसके बाद आपके पास 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, 2 सितंबर 1945 को वो ख़त्म हो जाता है, 6 साल तक चलता है। उसी के टाइम के बीच में आपके पास हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है, जिसमें फर्स्ट टाइम परमाणु हथियार का यूज़ किया जाता है यूएसए के द्वारा। क्लियर है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पहली बार जो आपके पास बम फेंका गया था वो कौन सा था, लिटिल बम या फिर फैट बम। क्लियर है? तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी थी, वो सारे हमने वहाँ पे डिस्कस करी। उसके बाद आपने देखा एक क्रिप्स मिशन भारत आया, डोमिनेंट स्टेट की बात करी जा रही थी। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्या बना था कि कैबिनेट मिशन, है ना,
कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। हाँ जी भैया जल्दी से बोलो जरा कमेंट सेक्शन में, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है? वो बोल जाता है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। क्लियर है? क्या बोला गया? 24 मार्च 1946 को वो दिल्ली पहुंचता है। ये सही हो चुकी चीज़ें, ये कल हमने सारी देखी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक बढ़िया सी प्लानिंग करी थी। लॉर्ड बेबिल उस टाइम यहाँ के वायसराय थे, उनके साथ मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग करी और इन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड किया कि इंडिया के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। क्लियर है? तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने एक असेंबली का निर्माण किया या संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का जैसे ही निर्माण होता है तो इसमें जो कुल व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी? कल हमने देखा, जल्दी बोलो जरा, 389। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये बीच में हमारे से छूट गया था, मतलब जल्दी जल्दी में वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है, तो उससे आपने घबराना नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कवर की जाएगी। देखो 389 था ना, 389 में से बोला जाता है 292 जो पीपल थे ना, जो 292 लोग थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे। प्रांत समझते हो ना, ब्रिटिश क्षेत्रों में से थे। क्लियर है? इसमें से 4 जो पीपल थे या 4 जो लोग थे वो बोला जाता है वो कमिश्नरी क्षेत्र के थे, कमिश्नर क्षेत्र के थे। कमिश्नर क्षेत्र के आपके पास कौन थे? 4 व्यक्ति यहाँ पे कमिश्नर क्षेत्र के थे, और बाकी के आपके पास बच गए थे 93, वो भारतीय रियासतों में से या भारतीय रियासतों की प्रांतों में से आपके पास 93 लोगों को चुना गया था। क्लियर है? रियासतों, जो यहाँ पे रियासती सिस्टम थी वहाँ से आपके पास कितने चुने गए थे? 93। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। चलो जी, मैंने यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र लिखा ना, कमिश्नरी क्षेत्र वो आपके पास 4 कौन से हैं? यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चारों आपको नाम पता होना चाहिए। नंबर 1, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, 1946 के आसपास की बात करूं, तो जो हमारा दिल्ली था वो भी कमिश्नरी क्षेत्र था, मतलब कमिश्नर के अंडर जो आपके पास एरिया था उसको कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। और नंबर 2 पे अजमेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ये पेपर में पूछी गई है, बार बार पूछी गई हैं। मारवाड़। क्लियर है? अजमेर मारवाड़ एक प्रांत है, कहाँ पे? राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा मतलब लगभग जो हमारा थार मरुस्थल है ना, उसी के आसपास ये प्रांत थी। क्लियर है? तो यहाँ से भी 1 पर्सन चुना गया। उसके बाद आपके पास आता है एक कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? कर्नाटका का, तो वहाँ से भी 1 पर्सन चुना गया। एक ब्रिटिश बलूचिस्तान में से भी आपके पास एक व्यक्ति को यहाँ पे चुना गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी, बलूचिस्तान। क्लियर है? तो ये आपके पास 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। पेपर में बहुत बार पूछा गया भाई कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें कमिश्नरी क्षेत्रों से कुल सदस्य कितने चुने गए थे? 4। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। मैंने अजमेर मारवाड़ की बात बताई ना, कहाँ का? ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। क्लियर है? और कुर्ग की बात करी, ये कहाँ का? कर्नाटका। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही है चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते चले थे, हमने क्या देखा कि ये आपके पास एक सभा बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है, असेंबली बन चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि इस सभा ने काम करना स्टार्ट कर दिया। सभा की पहली जो बैठक थी, कब बैठी गई थी? आप सबने देखा 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद एक दूसरी बैठक बैठी 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आपके पास एक तीसरी बैठक बैठी थी 13 दिसंबर 1946। उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या यहाँ पे जंप मारा कि ये काम चलता रहा था, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारी बुक यहाँ पे नहीं इस चीज़ को बताती है। जब आप हायर स्टडी करोगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के बारे में स्टडी करोगे, तब आपको थोड़ी सी ये चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ नहीं पढ़ने पड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने डायरेक्ट जंप मारा था 26 नवंबर 1949 पे। कहाँ पे? 26 नवंबर 1949 पे। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हो गया था। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 389 पीपल में से यहाँ पे बोला जाता है 284 पीपल ने साइन किए थे। क्लियर है? 284, मे बी प्रीवियस वीडियो में मैंने 285 यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक कर लेना अगर मिस्टेक होगी तो। 284 पीपल ने जो यहाँ पे एक लेटर, एक आपके पास डॉक्यूमेंट बनाया गया, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो बनाया गया था, उसके ऊपर साइन किए गए, तभी तो इसको क्या नाम दिया गया था लास्ट में ऑफिशियली? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान।
हमने क्या पढ़ा उसके बाद, पर यहाँ पे भारतीयों ने चाहा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को हम एक ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण दिन पे ही लागू करेंगे। 26 नवंबर 1949 को ये जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू नहीं किया गया, और इसको कब किया गया? 26 जनवरी। 26 जनवरी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो क्यों मानी जाती है? बोला जाता है 26 जनवरी 1930 से ही जो भारतीय थे वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया करते थे, तभी हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जनरल से एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है भाई, क्या कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कारण सब कुछ मैं आपको A to Z बताता जा रहा हूँ। अब जी आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। जब ये सारा संविधान बना तो उसके लिए हमने बात करी थी टोटल टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये आपके पास टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, हमारे संविधान को बनाने के लिए। संविधान क्या है प्रीवियस वीडियो में हम बढ़िया से जिक्र कर चुके हैं इसके ऊपर, क्लियर है। तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, बोला जाता है जब ये बन के तैयार हुआ ना तो आपके पास कुछ इस तरह से आंकड़े आए। बोला गया 395 उसमें आर्टिकल थे, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं ना, हाँ, और 8 अनुसूचियां थी जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, 8 अनुसूचियां थी जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। और यहाँ की बात करूँ तो बोला जाता है 22 पार्ट्स थे जिसको हम भाग बोलते हैं, 22 पार्ट्स थे और जिसको हम क्या बोलते हैं? भाग। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मेरे ध्यान से सुनना। यहाँ पे बहुत सही सा क्लाइमेक्स है, वो क्या है देखना। एक जनरल सा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है और बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। क्या पूछा जाता है? देखो, ये पहली बार ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया था इंडियंस के द्वारा, क्लियर है, और जिसको फॉलो भी किया जाना था और फॉलो भी किया जाना, इंप्लीमेंट भी किया गया। इससे पहले भी एक बार आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था एक इंडियन के द्वारा, नाम बोलो जल्दी से, मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने कब बनाया था? 1928 में, पर इस चीज को कैंसिल कर दिया गया था। क्लियर है, क्या बोला गया? इस चीज को कैंसिल कर दिया गया था। फिर ब्रिटिश लोगों के द्वारा 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया गया था। और उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी? बोला गया था कि यहाँ पे 321 अनुच्छेद थे, उसमें 321 आर्टिकल थे उस टाइम, और यहाँ पे जो आपके पास शेड्यूल्स थी, शेड्यूल्स हमारे पास 10 थी, 10 अनुसूचियाँ डाल के रखी थी उन्होंने उसमें, और 14 भाग उसमें रखे थे। क्लियर है, ये कब की बातें हो रही? चीज़ों को वही समझ पाएगा जिसने पहले की वीडियो ढंग से देखी। और मैं बोलता हूँ यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास लगातार बनते हैं। क्लियर है, हाँ। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1928 में पहली बार हमारा संविधान बना था, पर उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। 1935 में हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे सामने झुकना पड़ा था, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था कि हम इसी के आधार पे यहाँ पे काम करेंगे और इसके बाहर हम कोई काम नहीं करेंगे। इसके बाहर अगर हम काम करते हैं तो वो एक पेनल्टी पड़ जाएगी या फिर वो एक अपराध माना जाएगा, और जिसने ये काम किया उसके प्रति यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं या जो पेनल्टी हो सकती है वो सारी उसको पे करने पड़ेगी, या सजा भी उसको हो सकती थी। ये सारी चीज़ें क्लियर है। और जब पहली बार संविधान बनाया गया भारतीयों के द्वारा ऑफिशियली, वो कौन था? ये वाला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। क्लियर है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन है। पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का पड़ा है? भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव, इफेक्ट, है ना, कौन से एक्ट का, कौन से अधिनियम का पड़ा है? भाई वो किसका पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में,
ये है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम चीजें ब्रिटेन की जो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, उसको मैक्सिमम कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन गवर्नमेंट से यहाँ पे कॉपी करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्लियर है? तो क्वेश्चन मेरा क्लियर है ना? पेपर में जनरल सा क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का देखा जाता है? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम था और इस अधिनियम में जो चीजें थी ना उनको मैक्सिमम एज इट इज यहाँ पे रख दिया गया है। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो नेक्स्ट आ जाओ। अब जी देखो, ये जो मैंने यहाँ पे आंकड़ा लिखा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग। अनुच्छेद इसको बोला जाता है, अनुसूचियां इसको बोला जाता है, भाग इसको बोला जाता है। समझाऊंगा ये क्या है। क्लियर? अब देखो, ये जो आपके पास पूरी जो यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है, ये कब की थी? ये थी आपके पास 1950 की, जब हमारा संविधान को लागू किया गया था। पर अब हुआ क्या देखो, ये पहले इसको समझो जरा, ये है क्या है। देखो, अगर मैं इन आर्टिकल्स की बात करूं, अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूं, पार्ट्स की बात करूं, इन सब में लॉ एंड ऑर्डर्स रखे गए। क्लियर है? लॉ एंड ऑर्डर्स रखे गए। फॉर एग्जांपल, कैसा लॉ एंड ऑर्डर्स है ना, एग्जांपल खुद से सोचा करो। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं हमारा जो मताधिकार है ना, हमारा मतदान का जो अधिकार है वो हमें कितने वर्षों के बाद मिल जाता है? 18 वर्ष ना, वो यहां पे लिखा गया है। क्लियर है? अगर मैं किसी का खून कर देता हूं, मैं किसी का मर्डर कर देता हूं, उसके लिए क्या सजा होगी, वो सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। क्लियर है? हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके लिए सारी चीजें यहां पे लिखी गई है। जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद वो होगी, वो सारी चीजें यहीं पे लिखी गई हैं। क्लियर है? चीजें हर किसी चीज में कानून ही है, आपने इससे घबराना नहीं है। तो अनुच्छेद क्या है और अनुसूचियां क्या है, भाग क्या है, इस चीज को मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। देखो कैसे ये आपके पास चीजें हैं। देखो होता क्या है, एक बुक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक बुक है। क्लियर है? बुक का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? बुक में सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे? पेजेस। क्लियर है? उन पेजेस को इकट्ठा करके आपके पास क्या बन जाता है? चैप्टर। बहुत सारे आपके पास पेजेस होते हैं, उसी को आपके पास इकट्ठा करके क्या बन जाता है? चैप्टर। और चैप्टर को इकट्ठा करके आपके पास क्या बन जाता है? यूनिट। क्लियर है? यूनिट। और यूनिट को इकट्ठा करके आपके पास क्या बन जाती है? बुक। क्लियर है चीजें? सही है चीजें? तो ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पे अनुच्छेदों में कानून है, अनुच्छेदों से आपके पास बना अनुसूचियां, अनुसूचियों से आपके पास बना क्या? भाग। इसमें है क्या चीज? कानून, रूल, लॉ, रेगुलेशंस। और वो किसके लिए? जो भी यहां पे शासन करने के लिए आएगा, वो उसके लिए यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हर एक नागरिक के लिए रूल एंड रेगुलेशंस इसी में बता के रखे हैं। अगर यहां पे राष्ट्रपति आते हैं तो राष्ट्रपति का क्या क्या कर्तव्य है, वो भी सब कुछ यहां पे बता के रखा है। क्लियर है? मैंने बोला है कि कोई भी अधिकारी जो यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में जो भी अधिकारी हैं, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। वो किसकी मर्जी से काम करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से काम करते हैं। क्लियर है? तभी तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है ना। शपथ में क्या वो बोलते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के संविधान को फॉलो करेंगे। क्लियर है? हाँ, कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे और उसी को हम आगे अपने, जब तक हमारा शासन है तब तक हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपराधी माने जाते हैं। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर्स हमारे लिए हैं, उसी तरह से उनके लिए भी है। उनके लिए भी पुलिस बैठी है और हमारे लिए भी पुलिस बैठी है। अगर वो गलत करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। क्लियर है चीजें? इतनी चीजें समझ आ चुकी हैं। ये बात बोली मैंने 1950 की। भाई ये जो कानून व्यवस्था बनाई गई है ना, ये 1950 की हालात को देखते हुए है ना, 1950 से पहले जो हालात थे ना, उसी को देखते हुए यहां पे कानून बनाए गए थे। क्लियर है? पर अब आप खुद सोचो 1950 का भारत कैसा था और आज का 2020 का भारत कैसा है। क्लियर है चीजें? बहुत दिन रात का फर्क है ना। तो देखो यहां पे हमारे संविधानकर्ताओं ने क्या काम किया था कि यहां पे एक ऐसा गेट रख दिया जिस गेट से हम कभी भी चाहें तो यहां पे कानून को उठा भी सकते हैं और इस गेट से जाके हम उस कानून को अंदर रख भी सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना होगा ना, ऐड करना पड़ता है ना, ऐड जीएसटी आया ना, जीएसटी कोई 1950 में नहीं आया था, क्लियर है, वो तो अभी आया ना आपके पास। अगर मैं उसी तरह से आपके पास एक और चीज़ बताऊं, ट्रिपल जो तलाक है वो भी अभी था। एक जो आपके पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, नागरिकता का जो आपके पास अधिनियम है वो भी आपके पास यहाँ पे आया है, क्लियर है चीज़ें। तो मतलब ये कैसी आई ये चीज़ें, हमारे संविधान में एक टर्म देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, क्लियर है, अमेंडमेंट, क्लियर है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या मतलब होता है? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें संविधान में जरूरत पड़े तो हम कोई और कानून इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि वो पुराने कानून जो हैं वो हमारे राइट्स, हमारे अधिकारों को हमारे से छीन रहे हैं और उससे जो यहाँ की जनता है वो शोषित या शोषण उनका देखने को मिल रहा है, तो वो उस टाइम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं रूल को। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, क्लियर है। तो अब देखो जी क्या हुआ, समय समय पे जरूरतें बढ़ती चली गई और ये जो अनुच्छेदों की संख्या है वो बढ़ती चली गई और अनुसूचियों की संख्या बढ़ती चली गई और भाग की संख्या भी यहाँ पे बढ़ती चली गई। अगर मैं प्रेजेंट टाइम 2020 की बात करूँ तो बोला जाता है 450 से ज़्यादा, 450 प्लस आपके पास अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियों की बात करूँ ये 12 हो चुकी हैं और भाग की बात करूँ वो आपके पास 25 हो चुके हैं, क्लियर है, चीज़ें समझ आ रही है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो आपके पास जो ये पुरानी संख्या थी हमारे अनुच्छेदों की, अनुसूचियों की और इनकी भाग की, वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो अनुसूचियों में कानून व्यवस्था रखी गई थी वो पहले के हालात को देखते हुए रखी गई थी और वहाँ पे हमारे लिए एक आउटडोर एंट्री थी ना, गेट था ना, कि हम, या एक खिड़की है ना, खिड़की में हम जब चाहें उस खिड़की से संविधान में कुछ रख भी सकते हैं और कुछ उठा भी सकते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे थे, अमेंडमेंट या संशोधन, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो संख्या है अनुच्छेदों की वो भी और अनुसूचियों की भी और भाग की भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें में भी आपको पता चली होंगी, है ना। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर। देखो जी, हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि हमारा संविधान ऐसे बना और उसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, इतने भाग हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा आप एक टॉपिक के ऊपर आ जाओ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज, संविधान सभा की समितियां या संविधान की समितियां, संविधान की समितियां या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज, संविधान की समितियां। मैं समझाऊंगा कि क्या है ये, बस आप पढ़ते चलो, है ना। समितियां, समितियों को क्या बोलते थे? कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटीज, क्लियर है। वो ये क्या है, देखो देखो हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, संविधान बनाना था, 389 पीपल्स हमारे पास थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 399 लोगों को इकट्ठा किया गया था। अब बात सुनो, यहाँ पे 389 पीपल्स देख लो सामने बैठे हुए हैं आपके, मान लो हम ही सारे थे जो आप वीडियोस देख रहे हो, हम सारे 389 में से एक थे, क्लियर है। अगर हम 389 के 389 एक ही काम को करने लग पड़ते तो क्या वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाता? नहीं बन पाता। सारे यही काम करते तो और कामों को कौन करता? तो यहाँ पे क्या काम किया गया था, आपसी समझ के ऊपर अलग अलग कमेटीज बनाई गई, अलग अलग कमेटीज बनाई गई और उन कमेटीज का अलग अलग काम दे दिया गया, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, मान लो हमारी संख्या 20 है, तो मैं मान लो उसका लीडर हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, भाई 5 अलग हो जाओ, 5 अलग हो जाओ, 5 अलग हो जाओ, 5 अलग हो जाओ। 4 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को बोलूँगा कि आप मार्केटिंग का काम देख लो, एक ग्रुप को बोलूँगा कि आप यहाँ पे पेंटिंग पुंटिंग सब कुछ है ना बढ़िया कर लो, एक को बोलूँगा आप बाहर से सामान लेके आ जाओ, एक को बोलूँगा कि भैया जो भी बाहर से आएगा आप उनको संभालते चलो। ऐसे काम दिया जाएगा ना, तभी तो बढ़िया से काम होगा, क्लियर है। तो वैसे ही मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिली कि संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कमेटीज का यहाँ पे निर्माण किया गया, क्लियर है। वो कमेटीज आपके पेपर में पूछी जाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, क्लियर है। तो आ जाओ अपनी कमेटीज के ऊपर, देखते हैं कौन कौन सी कमेटियां थी। नंबर 1 पे यहाँ पे लिख लो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, या फिर इसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं।
क्लियर है। प्रारूप समिति, अब पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। लिख लेना B.R. अम्बेडकर। अध्यक्ष का मतलब होता है हेड। इस कमेटी के हेड कौन थे, B.R. अम्बेडकर। सब जानते हैं इनके बारे में, अम्बेडकर। सही हो गया है, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, क्लियर है। कार्य संचालन समिति की जो हमारे पास अध्यक्ष थे उनका नाम था K.M. मुंशी। क्या नाम था, K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, K.M. मुंशी, ये सही हो चुका है। उसके बाद आ जाओ आप, मौलिक अधिकार लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए समिति। क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। ऐसे तो सारी ही हैं, पर पेपर में जो लगातार पूछी गई वो ये है। दो समितियां इकट्ठी लिख दी है मैंने। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। कम्युनिटी, जो सबसे कम कम्युनिटी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी किसकी है, हिंदू सबसे ज़्यादा है ना। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ, सिख, जैन, ईसाई जो भी है ये कम है, तो उनको हम अल्पसंख्यक वर्ग में यहाँ पे काउंट करते हैं। तो उसी तरह से तो बोला जाता है इन दोनों समितियों के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहां पे ध्यान रखना, मैं जो चीजें आपको बताते जा रहा हूं उनको बढ़िया से नोट करके लिखते चलो। यहां पे एक और क्वेश्चन इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग चल पड़ता है। देखो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मौलिक उपसमिति, मौलिक अधिकार की उपसमिति, मौलिक अधिकारों की उपसमिति। जैसे होता है ना हेड या प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो ही है ये उपसमिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और हम गलती से टिक करके आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गलत है। क्लियर है। उसके बाद एक और नंबर 5 पे आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे बिल्कुल सेम, यहां पे अल्पसंख्यक लिखा जाएगा, अल्पसंख्यक उपसमिति की बात करी जाएगी। अल्पसंख्यक उपसमिति। क्लियर है, उपसमिति, ये भी आपसे पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो यहां पे ध्यान रखो, एक के आपके पास थे H.C. मुखर्जी और एक के आपके पास थे K.M. मुंशी। तो यहां पे देखना, बोला जाता है कि अगर मैं अल्पसंख्यक उपसमिति की बात करूं तो H.C. मुखर्जी, और मौलिक अधिकार समिति की बात करूं तो J.B. कृपलानी। यहां पे याद रखना मौलिक अधिकारों के लिए कौन आए, J.B. कृपलानी, J.B. कृपलानी। और यहां पे कौन आए, H.C. मुखर्जी। क्लियर है। सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। देखो ये चीज मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आप सीधा याद रख लोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर ये समिति थी, उसकी एक और डिप्टी कमेटी बनाई गई थी, वो आपके पास कौन से थे उसके हेड, वो थे J.B. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। इतनी चीजें समझ आ रही है। अब नेक्स्ट जो नंबर 6 पे है, मैं उसको यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ नंबर 6 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। लिखना नंबर 6 पे आप लिख लो, संघ संविधान संघ शक्ति। नंबर 6 जो आपके पास कमेटी थी, संघ संविधान संघ शक्ति, संघ एवं संघ शक्ति, दो आपके पास अलग अलग कमेटियां थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नाम है पंडित, आगे बोलो, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। याद होनी चाहिए सारी चीजें साथ साथ में। क्लियर है? नंबर 7 में कुछ आपके पास एक और इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त मतलब फाइनेंस कमेटी, वित्त एवं कर्मचारी समिति, कर्मचारी समिति प्लस इसमें एक झंडा समिति भी लिख लेना। वित्त एवं कर्मचारी समिति, क्लियर है, प्लस झंडा समिति। इन तीनों के जो आपके पास अध्यक्ष थे वो देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सी कमेटीज थी और पेपर में लगातार यहां से एक आधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्लियर है? और पूछा गया है बार बार जितने भी आपके पास एग्जाम्स हुए हैं। तो मैं इससे इसको रफ कर रहा हूं। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। जी देखो, हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और लगातार जोर शोर से पूछा जाता है और वो है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति से। क्लियर है? इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बोला जाता है कि जितनी भी आपके पास यहाँ पे कमेटियां बनाई गई, ये तो हमने साथ पढ़ी ना, बहुत सारी बनी थी, पर जो इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारी बुक्स में लूसेंट और अरिहंत में दे के रखी हैं वो ये थी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो जितनी भी कमेटियां हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी थी? सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी? याद रखना, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी थी। इसमें टोटल कुल कितने सदस्य थे वो भी पूछा जाता है। ये 7 सदस्यों की एक आपके पास क्या थी? एक समिति थी। और इसके 7 सदस्यों का भी आपको नाम पता होना चाहिए। टीजीटी कमीशन में मे बी ये लास्ट टाइम ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था? बोला जाता है 7 सदस्यों में से एक तो आपके पास ये गुरु हो गए, है ना। दूसरे नंबर पे लिखो, नंबर 2 पे यहां पे लिखते चलना, एक आपके पास BR अम्बेडकर हो गए। नंबर 2 पे आपके पास कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर। क्लियर है? अयंगर, ग घमला, है ना, अयंगर। नंबर 3 पे थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इंपॉर्टेंट है, अय्यर। सही हो गया है। नंबर 4 पे थे मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। क्लियर है? नंबर 5 पे थे KM मुंशी। अब मेरे को जल्दी से बता दो, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, KM मुंशी के पास एक कमेटी का एक तरह से इंचार्ज दिया गया था, है ना। तो वो कौन सी थी? वो आपके पास थी कार्य संचालन समिति, है ना। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ में पढ़ के रखनी है। नंबर 6 पे आ जाओ। DP खेतान, क्या नाम था? DP खेतान। क्लियर है? DP खेतान। बोला जाता है DP खेतान की सन 1948 में मृत्यु होगी। उसके बाद यहां पे एक और पर्सन को अपॉइंट किया गया था और उनका नाम था TT कृष्णाचारी। क्लियर है? सही होगी चीजें। और नंबर 7 पे आपके पास कौन आए थे? N माधव राव। कौन आए थे? N माधव राव। इनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट सा फैक्ट्स है। बोला जाता है ये BL मित्र की जगह आए थे। BL मित्र की जगह आपके पास कौन आ गए थे? N माधव राव। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारे पास प्रारूप समिति कॉन्स्टिट्यूशन में से जितनी भी समितियां थी, संविधान में जितनी भी समितियां थी, उसमें से सबसे बड़ी थी। टोटल इसके मेंबर थे 7।
सदस्यों की सबसे बड़ी समिति और जिसके अध्यक्ष कौन थे, हेड, इस कमेटी के हेड कौन थे, अभी आपने देखा बी आर अम्बेडकर। इनके साथी कौन थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, डीपी खेतान। पर डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद कौन आ गया, टीटी कृष्णाचारी। एन माधव राव यहाँ पे आए, पर वो किसकी जगह आए थे, बी एल मित्तर। उनकी आने से पहले यहाँ पे बी एल मित्तर भी थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। इसी तरह से हम लगातार अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ढूंढते चलेंगे और अपने टॉपिक्स को बढ़िया से मजबूत करते चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना है, आप हमारे पूरे स्टडी मटेरियल को देखना चाहते हो, तो आप 9459802085 पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास लास्ट वीडियो जो सबको फ्री में दी जा रही है, उसके बाद उसी को दी जाएगी जो कि हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।